माता की, भारत माता की, तारा माई की, तारा माई की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हम सभी के बहुत ही लाडले भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार, हमारे महागुरु और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती जी, श्री जगन्नाथ चटर्जी, अनूप कुमार साहा, उदय शंकर बैनर्जी, सुनील गुप्ता, ध्रुव साहा, सौमित्र खान हमारे एमपी, श्री मनोज पांडे, सिद्धार्थ मजूमदार, तन्मय डे, संजय वर्मा, श्यामपदा मंडल, अभिजीत ता, रंगेर आनंदे, प्रेमेर बंधने, शुभ बसंत। सौंदर्य, संगीत, शांति और सांस्कृतिक गरिमा के उत्सव की सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। रांगा माटीर देश, बाउलेर, गानार, रविंद्रनाथेर, शांतिनिकेतनेर এই पुण्य भूमि पीर भूमेर माटी के आमी प्रणाम जानाई। वीर राजाओं की वीर भूमि पर मैं खड़ा हूं, जहां तारापीठ में मां तारा की आध्यात्मिक शक्ति है, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बौद्धिक गहराई भी इसी भूमि में हमको दिखाई पड़ती है। हमारे टेराकोटा के मंदिरों की गूंज इसी भूमि में सुनाई देती है। इसलिए पश्चिमी तट से महाराष्ट्र की भूमि से पूर्वी तट के बंगाल में इस वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, ये सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि है। ये वही भूमि है जहां पर पहली बार वंदे मातरम की गूंज हमको सुनने को मिली थी। बोलिए वंदे वंदे वंदे। वंदे मातरम की गूंज इसी भूमि से हमने सुनी थी। और मुझे बहुत खुशी है 1920 में हमारे वंदे मातरम को काट दिया गया था। उस समय की कांग्रेस ने उसको आधा कर दिया था, लेकिन अब जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया आदेश निकाला। अब आधा वंदे मातरम नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम सब लोग मिलकर पूरा वंदे मातरम गाएंगे। और मुझे बोलते हुए दादा खुशी होती है, मेरा विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन की शुरुआत पूरे वंदे मातरम गीत को गाकर हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है। ये भूमि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। ये बंगाल का आवाज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आवाज, जो कश्मीर में जाकर कश्मीर में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे करके अपना बलिदान देने वाले पहले नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी इस भूमि को मैं आज नमन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र और बंगाल, ये दोनों का बड़ा रिश्ता है। ये दोनों महानायकों की भूमि है। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में
हम सब ने देखा जिस प्रकार से महाराष्ट्र और बंगाल ने अलग अलग प्रकार से क्रांति की लहरें हमारे देश में चलाई। हम जानते हैं 1857 में मुंबई हो या कोलकाता, सभी जगह पर जिस प्रकार से क्रांति हमने देखी, और साथ साथ कहीं खुदीराम जी बोस थे तो कहीं वीर सावरकर थे, जिनके माध्यम से ये क्रांति की ज्योति ऐसी ही चलती रही। एक समय ऐसा था, ये बंगाल और महाराष्ट्र, कोलकाता और मुंबई, ये दोनों भारत की आर्थिक राजधानी माने जाते थे। अंग्रेजों ने भी बंगाल के महत्व को समझा था, कलकत्ता के महत्व को समझा था। वो जानते थे भारत में अगर आर्थिक संपन्नता उनको लानी है तो बंगाल पर राज करना होगा। इसलिए भारत की पहली आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं थी, भारत की पहली आर्थिक राजधानी कोलकाता बनी। कोलकाता, महाराष्ट्र और बंगाल ने साथ में शुरुआत की। लेकिन दादा, बड़ा दुख होता है जब बंगाल की ओर मैं देखता हूं। अब भारत की आर्थिक राजधानी कोलकाता नहीं बची, भारत की आर्थिक राजधानी ये मुंबई हो गई। लेकिन बंगाल की हालत दिन ब दिन ऐसी खराब हो गई कि हम देख रहे हैं यहां पर जिस प्रकार से ममता दीदी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आज बंगाल में उद्योग समाप्त हो रहे, उद्योग बंद हो रहे। पिछले 5 वर्षों में बंगाल के अंदर 37 लिस्टेड कंपनीज ने अपने उद्योग बंद कर दिए और 7,000 से ज्यादा उद्योग बंगाल छोड़कर चले गए, क्योंकि वो ये कहते हैं ममता दीदी के बंगाल में हम उद्योग नहीं लगा सकते, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती, यहाँ बिजनेस नहीं चल सकता। जिस प्रकार की राजनीति ममता दीदी ने शुरू की, आज बंगाल में बेरोजगारी और बेकारी बढ़ रही है। पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन रहा है। भारत के कई पिछड़े राज्य आगे चले गए, बिहार चला गया, उड़ीसा चला गया, सारे के सारे राज्य आगे जा रहे हैं। लेकिन जो पहली पंक्ति में हमारा बंगाल था, उस बंगाल की हालत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आज से 20, 25, 30 साल पहले हमारे देश के जीडीपी में, हमारे देश के बजट में, हमारे देश के सकल उत्पाद में बंगाल का नंबर तीसरा हुआ करता था, तीसरा। और ममता दीदी के नेतृत्व में ये बंगाल तीसरे नंबर से अब 22वें नंबर पर चला गया। 22nd, जो देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, वो बंगाल 22वें नंबर पर चला गया। और जब इस प्रकार से पतन होता है, ये मेरे जो युवा साथी मुझे दिखाई पड़ते हैं, इनके हाथ को काम कहां से मिलेगा, इनको किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, इनकी जिंदगी कैसे आगे जाएगी, इनकी जिंदगी में नई सुबह कैसे आएगी। इसलिए दोस्तों, ये लड़ाई परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। बंगाल के जन जन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सब लोग एकत्रित आए हैं। अरे मोदी जी जैसा नेता हमारे साथ है, मोदी जी के हाथ में और बंगाल हो साथ में, तो देखना कैसे बंगाल की सूरत बदल जाती है, किस प्रकार से बंगाल के एक एक युवा के हाथ को काम मिलेगा। आज देखिए अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है, इरिगेशन मिलता है, किस प्रकार से इरिगेशन टैंक तैयार होते हैं। लेकिन हमारे बंगाल में
सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, हमारे बंगाल में उसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं होता, हमारे बंगाल में किसानों की तरफ देखने को ममता दीदी को कोई समय नहीं है। अरे ममता दीदी तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर तुली हुई है। ममता दीदी को लगता है बंगाल की प्रकृति को बदल देंगे, बंगाल में डेमोग्राफी को बदल देंगे और डेमोग्राफी को बदल के इस बंगाल में वो राज करना चाहती है। आप देखिए किस प्रकार का पलायन चल रहा है। यहां से लोग मुंबई में हमारे यहां पर आकर छोटे छोटे काम दादा कर रहे हैं। अरे उनको तो यहां पर उनके हाथ को काम मिलना चाहिए, पर बेचारों को यहां काम नहीं मिलता, पलायन करके मुंबई में जाना पड़ता है। आप चिंता मत करो, मुंबई में भी हम उनको ठीक ढंग से रखेंगे, लेकिन मुंबई में भी उनको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं बंगाल में बीजेपी की सरकार आए और यहाँ का हर आदमी बंगाल में वापस आकर बंगाल में नौकरी करे, बंगाल में रोजगार पाए, बंगाल में उसके हाथ को काम मिले, पश्चिम बंगाल का हर नागरिक यहाँ पर अपना काम पाए। इस प्रकार का सपना हम लोग देखते हैं। लेकिन ममता दीदी तो दूसरा ही सपना देखना चाहती है। ममता दीदी चाहती है कि यहाँ का जो आदमी है वो तो पलायन करे और बांग्लादेशी आकर यहाँ पर आपके रोजगार पर कब्जा करे, यहाँ पर आकर हमारे देश में बसकर हमारे देश को खोखला करे। इस प्रकार की राजनीति चल रही है। मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, पुरुलिया हो, बांकुड़ा हो, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर हो, एक एक जिले की जो हालत है, उस हालत को देखने के बाद आप यकीन मानिए अगर इस समय परिवर्तन नहीं हुआ तो अगले बार मैं नहीं जानता कि तारा माता का भी दर्शन करने के लिए हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति इस बंगाल के अंदर तैयार हो रही है। दोस्तों, माँ माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी ने न माँ को देखा, न माटी को देखा, न मानुष को देखा। उनको तो केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, कैश फॉर क्वेरी हो रही है, शिक्षकों की भर्ती में फर्जी भर्ती हो रही है, उसमें पैसा खाया जा रहा है, एसएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम की भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, मवेशियों की तस्करी हो रही है। दोस्तों, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार का राज इस बंगाल में हमको दिखाई देता है। अरे वह जमाना था जब कम्युनिस्टों ने बंगाल को खत्म किया, ममता दीदी आई तो हमको लगा अब इन कम्युनिस्टों से कुछ तो अलग ममता दीदी करेगी, पश्चिम बंगाल फिर विकास की राह पर जाएगा। लेकिन दीदी उनसे भी खतरनाक निकली। दीदी ने तो कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया और जिस प्रकार से बंगाल को नोच नोच कर खाने की ये दीदी की यहाँ पर जो बात चल रही है, उसके खिलाफ हमको एकत्रित होना पड़ेगा, कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बंगाल के इस औद्योगिक कब्रिस्तान को समाप्त करना होगा और एक नई आर्थिक नीति इस बंगाल के अंदर हमको करनी होगी। आप देखिए, एक जमाने में जितना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, सबसे ज्यादा बंगाल में आता था, सबसे ज्यादा। दुनिया भर के लोग अगर निवेश करते थे तो बंगाल में करते थे। अब परिस्थिति क्या है? देश में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसमें 37% महाराष्ट्र में आता है और बंगाल में कितना आता है मालूम है? 0.6%, आधा प्रतिशत, केवल आधा प्रतिशत। यानी बंगाल को उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का ये काम जो यहाँ पर हो रहा है, इसके खिलाफ ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं तैयार की, ममता दीदी आप तक वो योजनाएं पहुंचने नहीं देती। अरे मोदी जी ने हर आदमी को
5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया, दीदी ने उसको भी अटका दिया। न घर का पैसा मिलने देती है, न रोजगार का पैसा मिलने देती है, न महिलाओं के कल्याण का पैसा मिलने देती है। अरे पूरे देश में मेरी बहनें लखपति दीदी बन रही है, लखपति दीदी। मेरे महाराष्ट्र में 50 लाख बहनें लखपति दीदी बन गई। मोदी जी ने ऐसा जादू चलाया, मेरी छोटा छोटा काम करने वाली, घर का काम करने वाली, खेती किसानी करने वाली मेरी बहनें अब लखपति दीदी है। हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाती है और इस वर्ष 1 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, दीदी ये मेरी बहनों के लिए आपने क्या किया बताइए। अरे आपने तो, मोदी जी ने मेरी बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो प्रोग्राम दिया था उसको भी समाप्त करने का, उसको भी रोकने का काम किया। और इसलिए हमको परिवर्तन करना है, इसलिए करना है। ये में जो युवा साथी है इनके हाथ को काम मिले, हमको परिवर्तन करना है। ये जो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, मेरी माताएं बैठी है, इनके हाथ को काम मिलेगा। ये लखपति दीदी बनेगी, ये अपना घर चलाएगी, ये सम्मान के साथ जिएगी, ये मोदी जी का नाम लेकर यहाँ पर जिएगी। इस प्रकार से हमको परिवर्तन यहाँ पर करना है। देखिए बंगाल में तो दादा महाभारत से भी भयानक बात हो गई। बंगाल में जब एसआरए हुआ, हमने सुना था महाभारत में कौरवों को 100 पुत्र थे, लेकिन बंगाल में तो 2 ऐसे मतदाता निकले जिनको 200 से ज्यादा बच्चे और 7 कौरवों के साथी निकले जिनको 100 बच्चे और 10 ऐसे जिनको 50 से ज्यादा बच्चे। अरे कहां से आए, कैसे आए? ये महाभारत का रिकॉर्ड ये कैसे टूट गया? ये कौरवों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले ये बंगाल में कहां से घुस आए? ये घुसपैठियों को यहां पर रहने नहीं देंगे। मोदी जी की सरकार है। अरे ममता दीदी तो यहां पर हमारे जो केंद्रीय फोर्सेस है उसको जगह देनी है, उसको भी अड़ंगा डालती है। हम जो हमारे बॉर्डर को सील करना चाहते हैं उसको भी रोकने का काम ममता दीदी के माध्यम से हो रहा है। और दोस्तों, जहां एक और आप देखिए, किसान हो, महिला हो, हमारे बच्चे हो, इनका तो सत्यानाश हो ही रहा है। पर हमारे बंगाल में जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भी हालत क्या है? आज ही हमारे एचएम साहब ने, हमारे अमित भाई शाह ने बताया, मेरे महाराष्ट्र में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, बंगाल में अभी भी 5वां वेतन आयोग चल रहा है और 6वां वेतन आयोग 2। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं, वो देने को तैयार नहीं। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी, हमारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग इस बंगाल में दिया जाएगा। ये ऐलान भी आज यहां पर हमने किया है। इसलिए दोस्तों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एम्स हो, बागडोगरा के एयरपोर्ट का विस्तार हो, रेलवे की परियोजना हो, सीमा की फेंसिंग हो, कई चीजें चल रही है। लेकिन इस हर चीज में अड़ंगा डालने का काम यहां पर, यहां की सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए डबल इंजन की सरकार लाइए। देखिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आई, किस तेजी के साथ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। देश में मोदी जी की सरकार और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार अगर आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, डबल ताकत होगी, डबल तेजी होगी, डबल विकास होगा, बंगाल बदलेगा। बंगाल के जन जन के जीवन में एक परिवर्तन हम लोग लाएंगे। ये बंगाल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बनेगा, ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जो एक जमाने में बंगाल, पश्चिम बंगाल ने देखा था
वही विकास हमको यहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोगों का नारा क्या है? परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। परिवर्तन दरकार, परिवर्तन दरकार, परिवर्तन दरकार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।